समाज जल कल्याण प्रशासनिक लोगों से रूबरू होते हैं और खास और सबसे पहला सवाल सर आपसे मेरा ये होगा तो बेरोजगारी है, ज्यादा परसेंटेज लोग खाली बैठे हैं कि परीक्षाओं की बात मामला आपको पता होगा, लेकिन अभी जैसे आपने अपने बारे में आपने यूपीएससी का पेपर दिया था तो उसमें पेपर लीक यूपीएससी एक ऐसा पेपर है जिसमें कि हमने कभी पेपर लीक एक यही मात्र एग्जाम है जिसमें कि नहीं सुना है कि यूपीएससी का पेपर लीक हुआ था। बाकी स्टेट जेपीएससी की तो हर बार पेपर लीक की मैटर हर बार आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट चैनल नीति संवाद, जहां हम समाज जल कल्याण प्रशासनिक और सामाजिक लोगों से रूबरू होते हैं और खास बातचीत करते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय पांडे सर, जो गढ़वा के एसडीएम हैं, और ये इस पद के अलावा इनके बारे में अगर मैं खासियत बताऊं तो समाज सेवा में भी काफी सराहनीय कदम है इनका। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे। सबसे पहले सर हमारे पॉडकास्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू सर। और सबसे पहला सवाल सर आपसे मेरा ये होगा कि अब तक क्या आप शुरुआती आपका ये प्रशासनिक सेवा से रिलेटेड और अब तक के सफर के बारे में हमारे दर्शकों को पहले विस्तार से बताएं आप। मैं 2013 फरवरी में झारखंड प्रशासनिक सेवा में आया। इसके पूर्व मैं भी आपकी लाइन में था, 10 साल करीब पत्रकारिता की दिल्ली में। जी सर। और उसके पहले तो स्टूडेंट था, तो मेरा ये नहीं पता था डेस्टिनी की झारखंड में जॉब करनी होगी। मैंने 6-7 स्टेट का स्टेट पीसीएस एग्जाम दिया था, जिसमें अंतिम रूप से चयन उत्तर प्रदेश में 2 बार हुआ। एक बार कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के रूप में, एक बार असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के रूप में, और यहाँ पर झारखंड प्रशासनिक सेवा में मेरा चयन हुआ था। टॉप 10 में मेरा नाम था यहाँ पर। तो मुझे लगा कि प्रशासनिक सेवा में मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, लोगों के दुख दर्द को सुन सकता हूँ। तो चुनना था कि कौन सी जॉब चुनी जाए, तो मैं यहाँ पर आ गया। इसके बाद डिफरेंट जगह पोस्टेड रहा। शुरुआत में मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग जो हुई वो वेस्ट सिंहभूम चाईबासा में हुई, और इसके बाद पहली पोस्टिंग मेरी अंचल अधिकारी बरही, जो हजारीबाग जिले में है, वहाँ हुई। फिर मुख्यमंत्री सचिवालय में रहा, और नगर विकास विभाग में रहा, शिक्षा विभाग में रहा, तमाम सारे विभागों में रहा। जिला जनसंपर्क विभाग में भी था, बहुत सारे विभागों में रहा। और अभी वर्तमान में गढ़वा में मेरा ये दूसरा पदस्थापन है। 2020-21 में मैं यहाँ पर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गढ़वा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में यहाँ कार्य कर चुका हूँ। मझियाओं नगर पंचायत का भी कार्यपालक पदाधिकारी था यहीं पर। लगभग 1 साल में मैं 4-5 पदों पर रहा। बट अभी वर्तमान में मैं जिला जेल का अधीक्षक भी हूँ, प्रभारी जेल अधीक्षक हूँ, और अनुमंडल पदाधिकारी सदर गढ़वा। सर, ये प्रशासनिक सेवा में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? दरअसल जब पत्रकारिता मैं था तो उसमें मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से हूँ, उत्तर प्रदेश की जी। उस समय 2007 या 8 की बात है, भयंकर भीषण अकाल पड़ा हुआ था वहाँ विदर्भ में, कालाहांडी सब, बहुत देश भर में कई जगह बहुत व्यापक रूप से सूखा का प्रभाव था। बहुत जगह किसान आत्महत्या कर रहे थे। एज ए पत्रकार, बहुत छोटा मेरा अखबार था, वीकली अखबार निकालता था दिल्ली में, उस समय 7-8 की बात है। तो उसमें तब बाकी जहाँ जॉब करता था मैं छोड़ चुका था, अपना अखबार निकालता था, खूब लिखता था सूखा की घटनाओं को, उन किसानों के दर्द को। लेकिन मैं सोचता था कि मैं सिर्फ लिख ही सकता हूँ, मैं बयां कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट उनकी मदद नहीं कर सकता हूँ। कोशिश भी की, बहुत सारे लोगों से मदद लेकर के वहाँ बुंदेलखंड में कुछ मदद पहुँचाने का प्रयास भी किया। फिर भी लगा कि आप अगर डायरेक्ट प्रशासन में रहते हैं तो आप ज़्यादा लोगों को कुछ कर सकते हैं। तो कुछ पिताजी का भी कहना था कि जो है ये सब पत्रकारिता और आंदोलन करते रहते हो, इसमें ठीक है समाज सेवा आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत आपके पैर मजबूत नहीं है। अगर आपको पैर मजबूती से समाज सेवा में गढ़ाना है या किसी की मदद करना है तो आपको मुख्य धारा में आना होगा और आपको कार्यपालिका का पार्ट बनना पड़ेगा। तो ऐसे ही बस जहाँ पर डेस्टिनी लिखा होता है तो तैयारी की। 2010 में तैयारी की, जब तक मैं यूपीएससी से ओवरेज हो चुका था। तो मैं दुर्भाग्य रहा, मैंने कभी यूपीएससी नहीं दे पाया, क्योंकि
हाँ एक बार जरूर दिया था, 2005 में दिया था, लेकिन जो एग्जाम दिया था 5 या 6 था, वही पेपर लीक हो गया तो कैंसिल हो गया। तो मुझे लगा कि लगता है यूपीएससी मेरे लिए नहीं बना है, मैं पहली बार मैं दे रहा हूँ, वही पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सब्जेक्ट था, सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही लीक हुआ था और किसी कोई लीक नहीं हुए। तो होता ना यूथ में जो होता है कि अरे छोड़ो, इतना मेहनत से किया, नहीं अब नहीं देना। तो यूपीएससी मैं इसके बाद नहीं दे पाया कभी, पत्रकारिता में समय लग गया, 32 साल का उसमें हो गया था 2010 में, तो 32 के आसपास, 31 के आसपास, तो 30 तक ही यूपीएससी में होता था। तो जब ओवरेज हो गया तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर जॉब भी करनी है तो करना प्रशासनिक सेवा ही है, चलिए यूपीएससी के लिए ओवरेज हो गया तो स्टेट सर्विस देते हैं। और यही कारण था कि मैंने कमर्शियल टैक्स सर्विस को नहीं चुना और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को नहीं चुना। मुझे यहाँ प्रशासनिक सेवा था, होम स्टेट का थोड़ा सा होम सिकनेस होती है कि जब यूपी का रहने वाला हूँ और वहाँ मिल रहा था, तो मुझे लगा नहीं, लोग तो चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, हम यूपी झारखंड थोड़ी करेंगे, जहाँ मुझे प्रशासनिक सेवा मिला है वहीं चलते हैं, तो यहाँ आ गया। सर, गढ़वा जिले में कार्यकाल का अनुभव अभी तक आपका कैसा रहा, जब से आप गढ़वा में कार्यकाल संभाले हैं? गढ़वा के लोग अच्छे हैं, वो सच को सच और गलत को गलत कहने की क्षमता रखते हैं, राजनीतिक जागरूकता बहुत अच्छी है और लोग सक्रिय हैं। कई सारे जिलों में मैंने काम किया, देखा कि वहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, ऐसा गढ़वा में नहीं है। गढ़वा में कुछ अगर कोई गलत करता है तो उस पर भी नज़र रखते हैं लोग, कुछ अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि प्रशंसा करना भी हर किसी बस की बात नहीं है, उसके लिए भी दम चाहिए होती है, हर कोई प्रशंसा नहीं कर पाता। तो यहाँ अच्छे काम की प्रशंसा भी होती है और बुरे काम करने वालों को यहाँ पर आलोचना भी सहनी करनी पड़ती है। थोड़ा सा जो मुझे यहाँ पर जो मुद्दे देखे कि जो अन्यत्र शायद मुझे नहीं मिले, आपस की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। मैं चूंकि कोर्ट भी देखता हूँ, मंगलवार और शुक्रवार को तो विशेष रूप से कोर्ट लगता है, कभी कभी बीच में लगता है, भाई भाई के बीच में लड़ाई, भाई भतीजा के बीच में लड़ाई, चाचा चाची के बीच में लड़ाई, मतलब बहुत सारे सब रिश्ते जो है ना लड़ाई झगड़े में उलझे हुए हैं। तो वो थोड़ा सा डेवलपमेंट वहाँ का रुकता है। कहीं भी हो, कहते हैं ना कि जहाँ पर कलह होगी तो वहाँ उतना विकास नहीं हो पाएगा। जब आपस में भाई भाई उलझे रहेंगे, कोर्ट कचहरी पैसा खर्च करते रहेंगे, वकीलों को पैसा देते रहेंगे, या तो वो थोड़ा सा यहाँ गढ़वा मुझे वो चीज़ देखने को मिली। थोड़ा सा यहाँ पर उतना रोजगार के साधन नहीं है भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह, तो जैसे हमारा जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, या कोल फील्ड हो गया, सब में थोड़ा सा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बट बीते दिनों में, बीते कुछ वर्षों में गढ़वा में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, सकारात्मक परिवर्तन हुआ। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल बहुत डेवलपमेंट हुआ, आप देख रहे होंगे लगातार गढ़वा आपको बदला हुआ दिखता होगा जब आप दिल्ली से आते होंगे, हर बार कुछ बदला दिखता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी गढ़वा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है, एकेडमिक भी अच्छा आ रहा है, बच्चे भी आगे यहाँ के जा रहे हैं, और यहाँ के लोग न केवल यहीं बाहर भी हैं, मान लो आप जैसे दिल्ली बैठे हैं तो यहाँ के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गढ़वा इंटेलेक्चुअली भी आगे बढ़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चरली भी आगे बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा दिक्कतें यहाँ पर बस वही है कि लड़ाई झगड़े थोड़ा ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि उसका कारण भी क्या हो सकता है कि जब आदमी खाली होता है तब उसको ज़्यादा लड़ना झगड़ना पसंद, मतलब सूझता है। तो बेरोजगारी है जी, सब मतलब कि ज़्यादा परसेंटेज लोग खाली बैठे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो खाली दिमाग शैतान का घर जिसको बोलते हैं ना, तो वो भी एक कारण हो सकता है। सर, जैसे कि अभी परीक्षाओं की बात की है, अभी जैसे कि नीट पेपर लीक मामला आपको पता होगा कि अभी काफ़ी ज़्यादा एनटीए के द्वारा पेपर लीक किए, अभी 2-3 साल पहले भी हाईलाइट हुआ था ये मैटर। लेकिन अभी जैसे आपने अपने बारे में बताया कि 2005 में जब आपने यूपीएससी का पेपर दिया था तो उसमें पेपर लीक हुआ था। हालांकि यूपीएससी एक ऐसा पेपर है जिसमें कि हमने कभी पेपर लीक, एक यही मात्र एग्जाम है जिसमें कि नहीं सुना है कि यूपीएससी का पेपर लीक हुआ था। बाकी स्टेट जेपीएससी की तो हर बार पेपर लीक की मैटर हर बार आती है, स्पेशली इस बार भी आई है। अच्छा, जेपीएससी हाँ, जेपीएससी का फिर से पेपर लीक हो गया एग्जाम से पहले, शायद ऑफलाइन पेमेंट। हाँ सर, क्योंकि मेरी सिस्टर भी जेपीएससी का दे रही है तो कंडक्ट कराए ना, तो इस बार नहीं हुआ। इस बार नहीं हुआ है, लेकिन पहले से जैसा, या तो बहुत सारे ऐसे रूमर भी फैल जाते हैं देने से पहले, मे बी जो हो, और आयोग फिर अगर ऐसा होता है तो एक निर्णय भी लेता है उस पर जी, और फिर उसको रद्द करता है या कार्रवाई करता है जी। लेकिन उस बार पहला मतलब मैडन टाइम था वो कि जब यूपीएससी का पेपर लीक हो गया था, 2005 या 6 की बात है, अब डालेंगे तो आ जाएगा कि लीक हुआ था या कुछ इरेगुलरिटी थी, मतलब वो पेपर रद्द कर दिया गया था सिर्फ लोक प्रशासन का। तो उस सब सब्जेक्ट का नहीं, सिर्फ उसका,
अच्छा। तो फिर उससे थोड़ा सा दूसरी बार देना चाह रहे थे, 2 महीने बाद हुआ था। फिर लगा कि नहीं, तैयारी नहीं कर पाया, उसमें फ्लो था, फिर नहीं गए, दी गई उसके ऊपर। अच्छा, कोई नहीं। अब फिलहाल जैसे हम गढ़वा जिले की बात अगर करें तो सर आपको क्या लगता है, इतने टाइम से आप गढ़वा जिले में कार्यकाल संभाले हुए हैं, तो गढ़वा जिले में सबसे बड़ी समस्या किस चीज के सामने आती है, जो कॉमन हो और सबसे बड़ी जो सुनने में आती है? क्योंकि अभी मुझे बहुत समय ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एम्पल टाइम हो गया, 1.5 साल करीब हो गया। अच्छा, 1.5 साल। 1.5 पौने 2 साल हो गया। हम्म। तो जो समस्या मुझे लगी वही मैं बता रहा हूँ, जो बेरोजगारी की समस्या यहाँ ज़्यादा है। थोड़ा सा रोजगार के साधन मतलब पहले से परंपरागत साधन नहीं है। अब लोग अच्छा अच्छा स्टार्टअप भी तैयार कर रहे हैं, यहाँ के बाहर भी लोग जा रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे ओवरकम हो जाएंगे। लोगों में बदलाव उसमें मिल रहा देखने को। लेकिन समस्या अगर कहेंगे कि बाकी जिलों की तुलना में, तो थोड़ा सा बेरोजगारी की दिक्कत ज़्यादा है। तो सर ये गढ़वा जिला के लिए स्पेशली अगर जैसा आप बात करें रोजगार को लेकर या फिर शिक्षा को लेकर के भी, जो बेरोजगारी को लेकर के है, जो पिछड़ापन है यहाँ के लोगों में, तो उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो मैं मानता हूँ जी। सोसाइटी का बहुत छोटा सा पार्ट है, समाज का एक सबसेट है। बहुत ज़्यादा समाज में आमूल चूल परिवर्तन समाज प्रशासन नहीं कर सकता है, बल्कि उसकी मदद के लिए, उसकी एक पर्टिकुलर फंक्शनिंग के लिए केवल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जी। अब चाहे वो शिक्षा का स्तर बढ़ाना हो, चाहे सामाजिक समरसता की बात हो, अल्टीमेटली सोसाइटी पर डिपेंड करता है। हम लोग का फंक्शन केवल इतना होता है कि जहाँ समाज की हमारी आवश्यकता होती है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन एक बच्चा है, अगर उसको आगे बढ़ना है, तो उसमें उसके छोटे भाई की भी भूमिका होगी, माँ की भूमिका होगी, पिता की भूमिका होगी, उसकी सराउंडिंग की भूमिका होगी, उसके टीचर्स की भूमिका होगी, तमाम सारी चीज़। केवल एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेशन एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, बट बहुत ज़्यादा प्रशासन सामाजिक बदलाव या उसमें बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाता है। बट यहाँ पर जैसे आप देखेंगे, एक पुस्तकालय अभी चल रहा है, तो 2-3 साल पहले ही शुरू हुआ प्रॉपर वे में, हमें लोग उसको शुरू करवाए हैं। तो जब से पुस्तकालय बना तब से हर साल हम देखते हैं, अभी आप जाएंगे ना, 300-400 बच्चे बैठे होंगे। आप तो संडे शायद नहीं होंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस में आपको पढ़ते हुए मिलेंगे, और बहुत सारे बच्चे उसमें सिलेक्ट हो रहे हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए जो स्कूल्स हैं, चाहे वो अस्पताल हों, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अभी एकदम नज़र रखता है। चाहे डीसी सर हों, चाहे मैं हूँ, चाहे अन्य पदाधिकारी हों, रेगुलर हम लोग विजिट करते हैं, क्या कहाँ पर लैकिंग है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और एक हम लोगों ने मतलब स्पेशली इस अनुमंडल में एक कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम शुरू किया है। तो सोसाइटी के अलग अलग स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं कि भाई आपकी सोसाइटी में या आपके ग्रुप में क्या समस्याएं हैं, कैसे हम दूर कर सकते हैं। और उनसे हमें फिर मान लीजिए 20-30 लोग आए, वो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन होता है। मान लीजिए उस वर्ग से 20 लोग आए, उन 20 लोगों की समस्याएं क्या है, उनको सुधारने का प्रयास हम लोग करते हैं, उनको सुझाव लेते हैं कि और क्या विकास किया जा सकता है, लोकल लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर नहीं, लोकल लेवल पर क्या किया जा सकता है, हम लोग करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे इम्पैक्ट गढ़वा में सब चीज़ों का दिख रहा है। जो गलत लोग हैं उनको हतोत्साहित करने के लिए लगातार गढ़वा में 1 साल से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि जो निगेटिविटी है उसको अगर हम हटाते हैं तो वो भी एक डेवलपमेंट ही है। माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा। अगर नेगेटिविटी को हटाइए तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को बढ़ना है। तो हम लोग उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जहाँ कहीं कोई किसी की आवश्यकता होती है, नीडीज होते हैं, उनके लिए हम लोग को क्या मदद कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग बाकायदा, चाहे वो डीसी सर हों, चाहे हम लोग हों, हम लोग प्रयास करते हैं किसी को सपोर्ट करें। तो जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको रूटीन वे में जो पहुंचाना है उनको तो हम लोग पहुंचाते ही हैं, लेकिन अनऑफिशियली भी हम लोग प्रयास करते हैं। अभी जिले में बहुत अच्छी टीम है, हम लोग प्रयास करते हैं कि और कैसे यहाँ का समग्र विकास हो, आउट ऑफ द वे जाकर काम करना पड़े हम लोगों को, तो हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो बस वही है कि समाज और प्रशासन, मैं उसको बोलता हूँ इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन या पार्टिसिपेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी, समाज और प्रशासन मिलकर के जब काम करता है तो वो जरूर उसका आउटकम अच्छा आता है। बिल्कुल सर। और पलायन और बेरोजगारी को लेकर के
जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ रोजगार के लिए कहीं और पलायन करते हैं, मुंबई या फिर कोई भी बड़े शहरों में, उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है ताकि लोग बाहर ना जा करके उनको अपने शहर में ही रोजगार मिल सके? देखिए बहुत सारी चीज़ तो नीतिगत होती हैं, जी। नीतिगत विषय बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोगों के हाथ में जितना होता है, देखिए पलायन तो लोग जाते हैं, मैं भी एक कहा जाए तो मैं यूपी से हूँ, यहाँ आया हूँ, वो तो नैसर्गिक है, वो एक एक जगह से दूसरी जगह आदमी जाते हैं रोजगार के लिए। लेकिन जो सरकार की इसके लिए विशेष योजनाएं हैं श्रम विभाग की, वो ये है कि पलायन करने आप जा रहे हैं बेटरनेस के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जा रहे हैं तो अपना सारा जो खासकर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो श्रमिक हैं, उनसे हम लोग प्रयास करते हैं कि आप निबंधित करा के जाइए, कहाँ जा रहे हैं हमारे पास ट्रेस रहे, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है वहाँ फंस जाते हैं तो हम आपको बुला सकते हैं। ये इस क्षेत्र में केवल हम लोग बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर सकते हैं, बाकी इंटेंशनली या फोर्सफुली हम लोग पलायन नहीं रोक सकते हैं। हाँ, कहीं इमोरल ट्रैफिकिंग ना हो रही हो, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। कहीं बहुत मजबूरी बस ट्रैफिकिंग नहीं और पलायन नहीं हो रहा हो तो हम उसको फिर यही प्रयास करते हैं कैसे उसको रिहेबिलिटेट किया जाए। मान लो भुखमरी की स्थिति से तो नहीं जा रहा है, अगर बेटरनेस के लिए जा रहा है तो हम लोग उसको प्रमोट करते हैं, कोई बात नहीं। अगर बाहर जा रहा है तो देश की इकोनॉमी में ही कंट्रीब्यूट करेगा और यहाँ के लिए भी कुछ इनकम ही बढ़ाएगा। हाँ, बस ये कि जो बाहर जा रहे हैं उनसे बार बार हम लोग अनुरोध करते हैं, और जो प्रवासी लोग हैं कि वो अपना पूरा ट्रैकिंग यहाँ के श्रम विभाग में देख करके जाएं या संबंधित प्रॉपर चैनल से ही जाए, ये जरूर हम लोग कहते हैं। ओके सर। सर एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो हमारे दर्शक भी आपके माध्यम से जाने, जो आपका ये कॉफी विद एसडीएम है जो आप हर मंगलवार को आयोजन करते हैं, बुधवार को सॉरी, हाँ। तो उसमें आप जिन जिन लोगों को हर, जैसा आपने बताया था कि हर वेडनेसडे को आप अलग अलग बिरादरी के लोगों को मौका देते हैं कि आपके साथ बैठे और किसी मुद्दे पे चर्चा करें, तो वो क्या उनकी क्राइटेरिया है? मतलब हर वेडनेसडे को किस टाइप से लोगों को पता चलता है कि इस बार किनका चांस आने वाला है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को हम बताते हैं। जी, जैसे आज संडे है जी, आज अखबार में हम देते हैं संडे को या संडे या मंडे, जनरली संडे को या मंडे को देते हैं कि इस वेडनेसडे को किस स्टेक होल्डर को बुला रहे हैं। और मेरा जो अपना लोकल एसडीएम का सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, विशेषकर तो फेसबुक ही होगा, फेसबुक ट्विटर या अन्य माध्यमों में भी डाल देते हैं कि इस बार इन लोगों को बुलाया गया है। जी। तो वो लोग पता नहीं कैसे इंतजार करते हैं, क्या करते हैं, उस वेडनेसडे को इत्तेफाकन रहता है, मतलब कि 30-40 लोग, ऐसा नहीं कि कभी 10 आ गए हों या कभी 200 आ गए हों तो हम कहाँ बिठाएं इनको, क्योंकि कोई बैरियर तो है नहीं है कि नहीं आप नहीं आएंगे, आप आएंगे। तो अब तक तो ऐसा टचवुड ऐसा रहा है कि 70वां ये जो होगा 70th ये वीक होगा, और इसमें अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। ऑन एवरेज कम से कम तो 20 आए होंगे, अधिकतम एक बार 53 आए थे, मतलब इस रेंज में आते हैं लोग। और वो कोई एक जगह के नहीं होते हैं कि इसी मोहल्ले के आ गए, कोई गढ़वा का होगा, कोई कांडी का होगा, कोई डंडई का होगा, कोई मिराल का होगा। तो उससे क्या होता है, एक अच्छी सैंपलिंग हो जाती है, एक पूरे नमूना हमारा सर्वेक्षण हो जाता है कि उस नमूने पूरे मतलब समग्र में से, एक एंटायर डोमेन में से वो जो हमारे कुछ सैंपल आते हैं कि अमुक जगह ये समस्या है, अमुक ये समस्या, अमुक ये समस्या है। जब समस्याओं का एक सेट बनता है तो लगभग उस पूरे वर्ग की समस्याएं आ जाती है। उदाहरण के लिए जो बताया था उसने आपको, उदाहरण के लिए टैक्सी ड्राइवर से बुलाया और उसमें 37 लोग आए थे। 37 ड्राइवर्स ने अलग अलग लोगों ने अपनी समस्या बताई। तो उनसे जब बात करके लगा कि जितने भी टैक्सी ड्राइवर यहाँ गढ़वा में होंगे लगभग सभी की समस्याएं वही थी। तो आए भले वो 37 लोग थे, लेकिन समस्याएं वहां पर रखी गई हजारों लोगों की, है ना, 1000 से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर थे। और उनके रिड्रेसल के लिए, उनके ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए जो प्रयास किया गया, तो उन 37 का ही लाभ नहीं हुआ होगा, बाकी का हुआ होगा। जैसे थैलेसीमिया पेशेंट्स को बुलाया था तो 35 कुछ आए थे, पेशेंट्स और ज्यादा हो सकते हैं, 35 थे पता नहीं, हाँ 35 थे। तो लेकिन पता चलेगा कि थैलेसीमिया पेशेंट्स और उनके परिजनों को क्या क्या दिक्कतें पड़ती है। तो जो आपने पूछा कैसे पता चलता है, जी जी, कभी कभी हम क्या करते हैं कि उस संबंधित विभाग के ऑफिसर को भी हम बुलाते हैं
इन 70 वीक अगर हुए हैं तो लगभग 50 वीक में हमने, मान लीजिए हमने इस बार शिक्षकों को बुलाया, उदाहरण सेवानिवृत्त शिक्षकों को, तो हम उसमें डीओ साहब को ही बुला लेते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी को, आप भी आइए, हो सकता है कुछ मुद्दे ऐसे हो जो आप उनको मौके पर हल कर दें। कुछ स्वास्थ्य का विषय होता है, मान लीजिए नर्सेस को बुला लिया, तो उसमें हमको या किसी और को बुला, तो हम चाहते हैं कि उसमें सीएस साहब भी आए या अस्पताल उपाधीक्षक सदर अस्पताल किया जाए, तो वो लोग आ जाते हैं। क्योंकि मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ, हो सकता है कि उनसे संबंधित आधे मुद्दे वहीं सॉल्व हो जाए, वही हो जाए, ठीक है, और नहीं भी हो जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हमारे स्टेक होल्डर हैं उनको क्या समस्या है। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है कि इस वीक में उसका प्रॉपर मेरा डैशबोर्ड है, प्रॉपर उसका अटेंडेंस होता है, कौन कौन आया है डेट के साथ, उसका प्रोसीडिंग होती है, और फिर संबंधित विभागों के यहाँ से लिखते भी हैं, एक ट्रैक भी रखते हैं, कई बार उन लोगों को बताते हुए कि आपने ये रेज किया था मुद्दा, ये सॉल्व हो गया, उनको इन्फॉर्म भी कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज हो सकता है कि जितना भी इससे सॉल्व हुआ है वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं हुआ हो, लेकिन एक चीज जरूर हुआ है इससे कि लोगों में एक हम की भावना आती है कि हम भी प्रशासन के हिस्सा हैं। अगर प्रशासनिक एक अनुमंडल का प्रशासनिक प्रमुख आपको अपने साथ राउंड टेबल बैठा करके चाय पिला रहा है, कॉफी पिला रहा है, पानी पिला रहा है, बात कर रहा है, तो वो थोड़ा सा हेजिटेशन उसका दूर होता है, वो खुल के बातें करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि अरे कुछ होगा तो एसडीओ साहब का नंबर ले लिया है, सर को फोन कर देंगे। तो एक जो इंक्लूसिविटी का भाव होता है, इंक्लूसिवनेस का जो भाव होता है और जो कॉन्फिडेंस उनमें आता है, वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। फिर वो लोग अक्सर बात करते रहते हैं जो जाते हैं यहाँ से, कभी कहेंगे सर और मैं फला बोल रहा हूँ, कॉफी में आया था, हमने अच्छा बताओ हमारे मोहल्ले में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा चल रहा है, आप रुकवाइए उसको। तो हिम्मत, पहले उसकी हिम्मत नहीं थी कि एसडीएम को फोन करे, अभी उसको एक आ जाता है। तो जितने भी हमारी मतलब बहुत सारी कार्रवाई यहाँ होती रहती है, डेली आपको एक आध तो कार्रवाई मेरे स्तर से होती रहती है। उसके पीछे भी वही इन्फॉर्मेशन सोर्स है, मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वही है जो कॉपी में एसडीएम में लोग आते हैं। तो ये मुझे तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिला, इम्पैक्ट अच्छा मिला। कई बार क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर में भी हमें बहुत इससे मतलब मदद मिलती है। उदाहरण के लिए कहीं अगर रोड जाम है, एजिटेशन में मान लो विरोध स्वरूप रोड जाम किया है, अगर मैं पहुंच जाऊंगा वहां तो रोड जाम बिना फोर्स अप्लाई किए, बिना बल प्रयोग किए वो हट जाना है। कैसे हट जाना है? उसे 50 आदमी कम से कम ऐसे मिल जाते हैं मेरे हाथ चुके कॉफी, सर आप आए यहाँ पे। अब जब ना केवल वो साइड हो जाएंगे, वो दूसरों को अरे हटो हटो कोई सर आ गए हैं। पत्थर चलाना तो बहुत दूर की बात है, नहीं तो अक्सर सुनते होंगे कि भीड़ में पथराव हो गया। पत्थर तो बहुत, अब जो साथ में बैठ के गया है, आपके साथ चाय पी है, 1 घंटा गपशप किया है, फोन ले गया, व्हाट्सएप कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, उसका पत्थर आप पर चलेगा ही नहीं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर में भी बहुत काम आता है। तो एक प्रयोग था और ये नहीं पता था कि कंटिन्यूस चल जाएगा, लेकिन सतत रूप से बीच में 1 महीने मैंने गैप किया था, नहीं तो अभी तक 80 एपिसोड हो जाते। 1-1.5 महीने करीब गैप किया था, क्योंकि उस समय में रिटर्निंग ऑफिसर था। अभी चुनाव थे यहाँ पर हमारे यहाँ इसके नगर निकायों के, तो चूंकि रिटर्निंग अफसर था तो रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में मुझे स्टैटिक बैठना था और पब्लिक से मिंगल कम होना था। अब उसमें अगर चाय पिलाता था वो आचार संहिता के उल्लंघन तक पिला रहा है, और उल्लंघन तो कुछ नहीं, मान लो ये भी होता है कि समय कैसे निकाल पाता। तो वो पहले से बता दिया था कि भाई इस 6 हफ्ते 7 हफ्ते 8 हफ्ते जो भी टाइम दिया था, इससे इस बीच में कॉफी विद एसडीएम एडजर्न रहेगा, स्थगित रहेगा, नहीं होगा। इसके बावजूद 70 इसके वीक इसमें हो चुके, कंप्लीट हो चुके हैं। सर इस कार्यकाल के ड्यूरेशन में आपके पास तो जैसे हर दिन कई केस आते होंगे, ठीक है, और शायद बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते होंगे जिसको सॉल्व करने में बहुत चुनौतीपूर्ण रहता होगा मामला, लेकिन ऐसा भी कभी कोई केस आया होगा जो कि आपको अंदर से बहुत भावुक कर दिया होगा, जो शायद आज भी स्मरण हो, उस केस को याद करके आप लगता होगा वो भावुक भरी वो केस हो, तो उसके बारे में हमें थोड़ा दर्शकों को बताएं। ऐसा कोई स्मरण? ठीक करे आप, क्योंकि सबसे पहले लोग इसी कोर्ट में आते हैं जब यहाँ उसे लगता है कि यहाँ जल्दी भी हो जाएगा और बड़े कोर्ट्स में ज्यादा हमें अच्छे वकील करने पड़ेंगे या हमारा श्रम और धन दोनों खर्च होगा, तो सबसे पहले लोग यहीं आते हैं। यहाँ तो कुछ लगना नहीं, सिंपल एप्लीकेशन दे देना है। तो एक केस का मैं याद, वैसे तो बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ केसेस है। एक केस का बताता हूँ कि लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया होगा।
दिसंबर की बात है, दिसंबर 2024 की बात है। मेरा कोर्ट चल रहा था, वहां से दो बुजुर्ग आते हैं, एक को लोग टांग के मतलब पकड़े हुए लाते हैं और एक के बगल में वो बैग होता है यूरिन का, थैली, पेशाब की थैली हाँ, लटके होते हैं, समझ वो लेके, मतलब वो गंभीर बीमार थे। दोनों प्रवेश करते हैं, तो तुरंत मैंने कहा इनको क्यों बुलाया भाई? तो बोले दोनों सगे भाई हैं, इनकी लड़ाई चल रही है। बैठो बैठो बैठो, बिठाया, दोनों को समझाया कि आज की बात यहाँ आना नहीं है। बोले तो सर क्या हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे बिना सॉल्व किए लड़ाई? हमने कहा दो भाई की लड़ाई सिर्फ दो भाई ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई कोर्ट ऐसा नहीं बना, कोई कोर्ट नहीं बना है। अभी मेरा तो सबसे छोटा कोर्ट है, अगर मैं सॉल्व एक निर्णय दे भी देता हूँ, जो एग्रीव्ड होगा वो सिविल कोर्ट जाएगा, वहां से एग्रीव्ड होगा हाई कोर्ट जाएगा, इतना तो आपकी उम्र भी नहीं बची है। हमने की लड़ाई का हल सिर्फ यही है कि दोनों लोग अपना ईगो को सेटिस्फाई करें, वो जो बड़ा है वो थोड़ा झुक जाए, छोटे वाले पर हमेशा क्षमा की जाती है, बड़े भाई को खूब समझाया। उनका लड़ाई लंबी 2010 या 9 से यहाँ केस चल रहा था, अब 2025 था, 16 साल से केस चल रहा था। इतने लंबी लड़ाई एक 10 मिनट में नहीं समझा सकते थे। हमने कहा ठीक है कुछ भी है, आगे से आपकी तारीख, आपकी सुनवाई इस जगह पर नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी? सुनवाई होगी, आपके घर गांव में ही कोर्ट लगाएंगे, हम वहीं आएंगे। तो उन्हें ताज्जुब लगा कि मजाक कर रहे क्या है। तो हमने कि बोले हुजूर, अरे आप हुजूर मत बोलिए, आप दोनों बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद दीजिए, आप बेटा जैसे आपके, हुजूर नहीं आपके लिए। तो बोले तो ठीक है, तो क्या अब क्या होगा, क्या हम लोगों को अब ऐसे वापस जाना पड़ेगा? हमें अब वापस जाना पड़ेगा। हम 12 तारीख या 11 तारीख कुछ डेट दी थी, हम वहीं आएंगे, आपके घर पे आएंगे। मैंने अपने स्टेनो को लिया, अपने पेशकार को लिया, रजिस्टर फाइल सब लिया, उसका केस रिकॉर्ड उठाया। उस दिन तय समय पर हम गाँव पहुंच गए। गाँव पर हमने कहा वहां चलो जहाँ पर विवाद है। जो विवाद की जगह थी वहीं पर लगाई कुर्सी, और पहले से बोल गए थे कि देखिए हम आएंगे, एक आदमी चाय पिलाएगा, एक आदमी बिस्कुट खिलाएगा दोनों भाइयों से। तो वैसे ही चाय आएगी, बिस्कुट आ गया, हम लोग सबको साथ खाना पड़ेगा। तो वो नहीं, उसकी चाय नहीं जरूरत था, उसकी बिस्कुट नहीं जरूरत था, जब खिलवाया हमने, हम जा रहे हैं। तो मैं तो दूर से आ सकता हूँ, तुम लोग बगल बगल में एक दूसरे खा सकते हैं। खाना शुरू किया, बातचीत शुरू, फिर ऐसा इमोशनली थोड़ा उनको तोड़ा कि देखिए आप दो भाई के बीच में जो लड़ाई हुई है ना, दो कारण से हुई होगी, या तो आपकी पत्नियों ने लड़ाई कराई होगी, या आपके गांव के लोग नहीं चाहते हो कि दो भाई एक साथ रहें। ऐसी दो चार बातें कही, वो लोग ब्रेक डाउन उनका हो गया, मतलब एकदम चाहे वो भावुक हो गए वो एकदम, और बोले कि हाँ सर बात यही है। तो बात यही, तुम लोग क्यों नहीं, आप लोग क्यों नहीं सुधरते हो? आधा घंटा समझाया उनको, लास्ट में उन लोगों को गले मिलवा के आए, छोटे वाले ने बड़े के पैर छुए, उसे आशीर्वाद दिया। और बहुत छोटा सा लड़ाई थी, उधर से वो छप्पर निकाल रखे थे, इधर से इनका रोड था कि आप छप्पर तोड़ दीजिए, रोड ही बनेगा तो दोनों का कॉमन होगा। छोटी सी बात थी, सॉल्व हो गई। तो कभी कभी ऐसे केसेस जो है वो याद रहते हैं, और मुझे भी सेटिस्फेक्शन लगा कि भाई वो सही कर रहे थे, ऐसे मर ही जाएंगे। अब जो 15-16 साल से लड़ रहे थे केस, छोटा सा मैटर था, पता नहीं कैसे लंबे चल गया। तो ऐसे और भी केसेस आते हैं, कई बार जाते हैं, घर जाते हैं, या यहीं पर ऐसा आता है कोई, कभी कोई लड़ते हुए आते हैं और दोनों को समझा देते हैं, जब वो मान जाते हैं, दोनों के साइन करा लेते हैं, दोनों को खड़ा करके फोटो उनके सोशल मीडिया पर डालते हैं कि देखिए ये दो भाई हैं जो मेरे समझाने पर जिन्होंने लड़ाई हमेशा के लिए सुलह कर ली। तो वकील साहब लोग कहते हैं कि सर आप सब मीडिएशन कराने लगोगे तो हम लोगों का कैसे चलेगा? तो हम कहते हैं आप भी आइए, आपका भी उतना ही रोल है कि आपने भी सेक्रीफाइस किया कि आगे केस न चले, आप इधर खड़े हुई, आप इधर, उनको भी साथ में खड़े करते हैं। तो यही नहीं, जमीन विवाद ही नहीं, किसी भी प्रकार के विवाद हो, विवाद जहाँ होता है, जहाँ कुमति होगी, वहाँ संपत्ति तो नहीं आएगी, शांति भी नहीं आएगी। तो हम तो प्रत्येक कोर्ट में, कभी आप कोर्ट में आएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये मजिस्ट्रेट कम लग रहा है, ये सलाहकार ज्यादा लग रहा, ये जो है ना एक काउंसलर ज्यादा लग रहा है। ज्यादातर समझाते हैं, लास्ट में उनको करते हैं कि हाँ ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा भी रहता है। बहुत सारे केस सॉल्व भी किए हैं, लंबे लंबे मोटे मोटे केस हो गए थे, उनको डिस्पोज कर दिया। ऐसी होंगी और ही मेमोरीज होंगी। बेसिकली ट्राई ये रहता है कि किसी को एक बार हम बताते हैं, एक बार बताते हैं। एक गांव था दुलदुलवा, अभी भी आज भी जाना है वहां पर। उस गांव में 100% शराब चलती थी, लगभग हर घर इन्वॉल्व था, हर घर के दरवाजे के बाहर भी, हर नहीं मतलब 50% घरों में भट्टियां चलती रहती थी। कभी हमारे तत्कालीन डीसी साहब थे हमारे, श्री शेखर जयकुमार सर, वो कभी कभी व्यंग में बोलते थे, अरे ज्यादा
एक्टिव बनते हैं एसडी साहब, कभी दुलदुलवा को ठीक करो ना, कभी दुलदुलवा को ठीक करो। 2-4 बार उन्होंने ऐसे, मतलब अच्छे ऑफिसर थे वो, और हमें गार्जियन की जैसे हम लोग उनको मानते थे। एक बार उन्होंने फिर कहा कि यार दुलदुलवा को कुछ देखो ना। हमने, सर हम उसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं सर, वहाँ से हम जो दारू की जो भट्टियाँ हैं उसको हम हटा देंगे। गांव की महिलाओं को बुलाया पहले कॉफी पर वहाँ की, उनसे पूछा, सब पीड़ित थी कि सर सबसे ज़्यादा पीड़ित हम लोग हैं। अब इतना दारू यहाँ मिलती है कि रिश्तेदार भी किसी का भी आता है तो यही रहता है, वो कहता है कि यहाँ रहने से 10-20 दिन दारू पीने को मिलेगा, तो ज़्यादा जल्दी रिश्तेदार जाता ही नहीं है। तो बोले आधा आधा गाँव तो रिश्तेदार भरे पड़े हैं, दारू पीने के लिए बैठते हैं। तो बोले हम लोग फप्तियाँ कसते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो हमने, आप लोग साथ हैं? बोले हाँ साथ हैं। हमने कहा आप लोगों का नाम कहीं नहीं आएगा, हमारा बैकअप में रहिए। उन्हीं लोगों से पूछ लिया कौन बनाता है, कहाँ बनाता है, किसकी भट्टी कहाँ है। ऐसे 10 दिन अभियान चलाया और सैकड़ों की संख्या भट्टियां तोड़ दी। फिर देखा डर के मारे हमारे कुछ जंगल में भाग गए भट्टियां लगाने के लिए। सीआरपीएफ से हमने वो लिया, ड्रोन कैमरा लिया, जंगल में वो ड्रोन से देखा कहाँ चल रही भट्टियां, वहां जाके तोड़ी, एकदम पीछे पड़ गए। तो लेकिन ये तो चलो एक हो गया था कि बल प्रयोग करना। उसी बीच में एक सेंसिटिव स्टोरी मुझे पता चली कि 2 बच्चियां थी, एक 6वीं कक्षा में है थी, एक 7वीं में थी, 7वीं या 8वीं में। जो 8वीं कक्षा की बच्ची थी वही घर की मुखिया थी। वो एक 2 सदस्य, 2 बहनें थी। उनकी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, दादा या नाना पाल रहे थे, उनका भी उसी समय एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो उसी में ही कोई बताया था गांव का कि सर शराब से ऐसे हमारे यहाँ घर बर्बाद हो गए हैं, शराब के कारण एक घर ऐसा भी बर्बाद हुआ है। मुझे लगा चलते हैं। जब घर गए उसके, तो मुझे लगा कि यार ये कच्चा सा घर है, अकेली लड़की, बच्ची 8 कक्षा में पढ़ रही है, 7वीं कक्षा में, वो खुद ही घर चला रही है, तो कितना उसको मुश्किल होगा। उसको तुरंत हमने एक स्कीम होती है, स्पॉन्सरशिप स्कीम, 4,000 रुपये महीना बच्चों को मिलता है जो उनको अनाथ हो गए होते हैं। दोनों बच्चों को उसमें जुड़वाया। बीच बीच में हम लोग जाते हैं उनके घर जाते हैं, जो बन सकता है वो प्रयास करते हैं। अभी ऑफिसर्स को ही बोलते हैं भाई जो बच्चों के लिए कर सकते हो करो। तो आज भी जाना है उनके लिए, कुछ चप्पल अप्पल, गर्मी है तो पता नहीं चप्पल जूता वगैरह है कि लेके जाएंगे उनके यहाँ। और उस गांव को फिर मैंने अडॉप्ट किया कि ऐसे और भी हो सकते हैं। तो हालांकि और वैसे बहुत ज़्यादा केस नहीं आए, लेकिन मैंने अडॉप्ट किया था कि ऐसे अगर और केसेस हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस से वहाँ और कुछ अगर किसी को हम लोग भला कर पाए तो फील्ड में जब जाते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और बताते हैं कि डीजे पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता हूँ। और कई बार चोरी छिपे बजा रहा तो अलग बात है, अगर मुझे संज्ञान में आ गया डीजे कहीं ज़्यादा बज रहा है तो हम उसको उठा करके और थाने में खड़ा कर देते, जब्त कर देते। एक दिन 8-9 बजे का टाइम था, बहुत भयंकर आवाज़ में डीजे बज रहा था। पूजा कर रहा था मैं उसमें, एज रूटीन पूजा करते हैं, तो डिस्टर्बेंस हो रहा था। ऐसी स्थिति आ कि मुझे बीच पूजा से उठना पड़ा, पूजा छोड़ दी, गया, उन लोगों को पकड़ा, डांट डपट भी खूब की। उसी डांट डपट के क्रम में जो डीजे बजा रहे थे और डीजे वाहन चला रहा था, मुझे लगा कि अरे जनवरी में इतनी ठंड है, ये लोग सिंगल शर्ट पहने हैं। अब मेरा रूप चेंज हो गया, कहाँ डांटने वाला सीन था, वो कहाँ इतना गुस्सा में क्या था कि उनको जो है डांट डपट भी करेंगे और उनको डिटेन कर लेंगे लोग। अब मेरा जो है रूप एंगल चेंज हो गया है। अब जहाँ गुस्सा रहे थे हम सॉफ्ट हो गए। कपड़ा क्यों नहीं पहने हो? तो क्या रहे सर, पहने तो हैं, गर्म कपड़ा क्यों नहीं पहने? है नहीं, नीचे करके देख रहा। दूसरा बोला कि आप क्यों नहीं पहने हो? सर नहीं है। अपने गार्ड लोगों का सब छोड़ो, पहले इनके लिए जैकेट खरीद, दोनों के लिए अच्छे से जैकेट खरीद के लाओ और मफलर लेके आओ। बोले सर गाड़ी में रखे कुछ मफलर, हम लाओ मफलर, टोपी लाओ, सब लाओ, ग्लव्स हो जो हो, वो पहनाया। जब फिट हो गए फिर डांटना शुरू किया। मतलब कि ऐसे फील्ड में आपको भूमिकाएं, आपकी कभी कभी सडनली आपको भूमिकाएं बदलनी पड़ती हैं। कभी कभी भूमिका, अब कल का बता रहे हूँ, कल जो है एक दुकानदार था, उसको हम डांट रहे थे कि पेट्रोल क्यों बेच रहे हो, गलत बात है, दुकान बंद करो। उसकी शटर बंद कराई, खूब डांट रहे थे उसको। देखा कि उसकी छोटी बच्ची, हमारी नजर उस पर नहीं गई, छोटी बच्ची बगल में खड़ी थी, लगता 2 में पढ़ती थी, अब वो फिर पापा को देख रही। भाई किसी भी बच्ची के लिए पापा तो उसके हीरो होते हैं। बिल्कुल। तो उसको जब डांट रहे थे पापा को, तो बिटिया थोड़ी उदास दिखी हमें। तो मुझे बहुत, जैसे उसका चेहरा देखा मुझे बड़ा खराब लगा। मैं कहा इधर आओ बेटा, इधर आओ। तो डर रही थी, नहीं डरो, इधर आओ, इधर आओ। अब उसके पापा को डांटना बंद, एकदम
उसको समझाना शुरू। हमने कहा अरे कोई बात नहीं, आप करो, ये काम नहीं करना, आप आगे बढ़ो, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, कहीं आपको लोन चाहिए, कुछ और बिजनेस चाहिए तो उसके लिए हम कराएंगे। तो थोड़ा बिटिया को लगा, बुलाया उसको, इधर आओ। आई वो, किस क्लास पढ़ते हो बेटा? कह रही 2 में। हमने कहा 2 में तब जानेंगे जब 2 की स्पेलिंग बताओ। तो उसने 2 की स्पेलिंग बताई, तुरंत हमने निकाल के उसको देखा कि कुछ पढ़ेगा, जब मैं 20 रुपये 20 रुपये दिए, उतने वो खुश हो गई। बात मतलब उस 20 रुपए की नहीं थी, बात मुझे तुरंत भूमिका बदलनी पड़ी कि मैं देख, क्योंकि भाई आपको आंखें कान खोल के चलने पड़ेंगे। एक तरफ डांट रहे हैं तो उसकी उस छोटी बच्ची पे गलत प्रभाव न पड़े कि अरे हमारे पापा को क्यों डांटा जा रहा है। तो तुरंत उससे कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये पापा को डांट नहीं रहे थे, समझा रहे थे बेटा, ये कहीं आग लग जाए, कुछ लग जाए, किसी को कोई जल जाए तो ऐसे नहीं रखना चाहिए ना। तो कह रही हाँ नहीं रखना चाहिए। तो हमने कि नहीं, मना नहीं कर रहे हैं ना, पापा को ले जा रहे हैं, पापा को समझाने आए थे। तो कभी कभी ऐसा फील्ड में आपको भूमिका चेंज तुरंत, मतलब रोल चेंज तुरंत करना पड़ता है। तो ऐसे जो आप बता रहे हैं कैसे इमोशनल पॉइंट है, वैसे इमोशनल पॉइंट लगभग डेली आते हैं, दिन भर आते हैं। अब बता रहे, लास्ट बताते हैं, ज्यादा हो जाएगा फिर। एक दिन, उस दिन अष्टमी का दिन था, और मैं फर्स्ट और अष्टमी, मतलब प्रथमा और अष्टमी दोनों व्रत किया था। जनरली मैं नहीं रहता हूँ, एक ही व्रत रहता हूँ मंगलवार में, बचपन से रहता हूँ, सालों भर, हर साल, मतलब पूरे साल भर जितने मंगल पड़ते हैं मंगलवार रहता हूँ, बाकी व्रत में नहीं रहता हूँ। तो इस बार मुझे लगा कि व्रत रहता हूँ, रह लेते हैं। तो घर में कलश स्थापना की थी, क्योंकि फैमिली तो यहाँ रहती नहीं, फैमिली रहती है मेरी रांची में। तो हमने कहा जब बैठे हैं देवी जी तो व्रत रख लेते हैं। अष्टमी का व्रत था, कोर्ट भी था। एक महिला आई, वो अच्छे से बोल नहीं पा रही थी, मतलब कम पढ़ी लिखी थी, नॉलेज भी उनको, लीगल नॉलेज कहाँ से, स्वाभाविक नहीं होगा, तो अपनी भाषा में बोल रही थी कि मेरा कब्जा कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, खूब चिल्ला रहे थे। बार बार हमको रोके, अब जो लेडीज गार्ड थी उसको भी कहें कि बाहर ले जाओ, कोर्ट का डिस्टर्ब हो रहा। फिर गुस्सा है वो कि मेरा बेटा छत्तीसगढ़ में है और कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ज्यादा किया तो उन्होंने बहुत तेज डांट दिया, चलो घर जाओ, जब दूसरा आएगा कोई तुम्हारे यहाँ समझदार आदमी वो बात करेगा, या वकील लेके आओ। बोले नहीं है पैसा वकील को देने के लिए, तो हमारा काम नहीं सुना जाएगा। तो क्या काम है, वो काम बता भी नहीं पा रहे थे, वो सब हमारा तंग कर रखे हैं, नाम ले रहे थे किसी किसी का, तो हम क्या जाने कौन आदमी है, देखो उसने ऐसा कर दिया, उसको पकड़िए, उसको हम भगा दिए गुस्सा में। गार्ड से बोले नीचे ले आओ, देखे बात आई गई हो गई, नीचे उतर गए, गाड़ी में बैठ के घर भी चले गए। घर में घुसने वाले थे, सामने रोड के उस तरफ घर मेरा, घुसने वाले थे, तभी मेरे दिमाग में आया, उन्होंने यार मैंने ऐसा बोल दिया तो माता जी को बुरा लग गया होगा। मैंने तो बोला इसलिए कोर्ट में डिस्टर्ब ना हो, लेकिन उनको ऐसा रूड नहीं बोलना चाहिए। एक तरफ मैं माता के लिए, या माँ का व्रत होता है, माँ को समर्पित होता है अष्टमी, कि एक तरफ मैं व्रत हूँ और एक माँ को मैंने ऐसे परेशान भेज दिया, और मतलब घर गई होगी तो उदासी जाएगी, स्वाभाविक उदास जाएगी वो। अरे गाड़ी मोड़ो, तो ड्राइवर बोला कि कहाँ चलना सर, मैं वापस ऑफिस चलूँ। क्यों? हमने वो जो महिला थी ना जिनको हम बाहर निकाल दिए थे, एक बार उनको ढूंढो, हैं क्या, वो चली गई होंगी, चलो ना। तो वहां से आए तो रोड पर टेम्पू को हाथ दे रही थी, रुको टेम्पू बैठा जाए, टेम्पू में पैर रखने वाले पैर रख रहे, तब तक रुकवा लिया। अब वो डर गई, लगता है हमसे कुछ गड़बड़ हो गया, क्या हमें खाए ये लोग, क्योंकि हमारे गार्ड तो ड्रेस में रहते हैं कि पुलिस क्यों रुका रही, क्यों घिर रही है हमें। अब उनको बुलाया, चलो सर बुला रहे। अब हम भी उतर गए कि बैठा लें गाड़ी में, हमने गाड़ी बैठाएंगे तो और डर जाएगी, क्यों रोड पे गाड़ी बैठा रहे। तब नहीं, आराम से लगा के लाए। हम माता जी आपका बेटा छत्तीसगढ़ रहता है ना, कितने बेटा है? बोले एक ही बेटा है। हमने एक बेटा मैं भी हूँ, एक छत्तीसगढ़ रहता है, दूसरा गढ़वा रहता है। अब ठीक है, अब बताओ समस्या क्या है। फिर ये वो ढंग से नहीं बता पा रहे थे, तो हमने कहा हम आपके गाँव आ जाएंगे, ठीक है, अभी आप कूल हो जाओ, अभी टेंशन मत लो, अभी शांत रहो एकदम, सब कुछ हो जाएगा, आपको कोई तंग नहीं कर पाएगा। जब आपका बेटा एसडीएम है तो कौन तंग करेगा। हमने कहा अभी डर नहीं जा रहा है इनका, अभी भी उदास हैं। चलो नीचे चलो, नीचे एक रूम है, उस रूम में बहुत सारे कपड़े रखे हैं, पब्लिक के ही डोनेट किए नए कपड़े से। हमने कहा इसमें से कोई एक साड़ी पसंद कीजिए, कौन सी साड़ी पसंद है आपको। तो पता नहीं क्या पसंद किया एग्जैक्टली आदमी, साड़ी था या क्या था। उन्होंने कहा दो ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। हमें तो और खुशी की बात है, दोनों रखिए। तो दोनों रखे उन्होंने। हमें देखो कोई इनमें चप्पल पसंद है कोई? नहीं है मेरे पास, नहीं अच्छी लगने को। दूसरे देखो चप्पल देखा, चप्पल पहनी, और 2-3 चीज देखी, थैला भली थैला फुल हो गया।
हमें सब कुछ तो माता जी अच्छा लग रहा है, थैला नया होना चाहिए। हमने कहा जल्दी अच्छा थैला लाओ, बढ़िया थैला है। उन्हें अब लगे कि हाँ भाई, तो जाने लगे, तो बाहर निकल गए, तो पोर्टिको में रुका। उन्होंने माता जी कपड़े तो नए आ गए हैं, कपड़े के साथ मिठाई भी जाना चाहिए ना, तो बुरा मत मानिएगा, आपको हम ऐसा नहीं कि आपको हम दान कर रहे हैं, ये सम्मान सहित दे रहे हैं, 500 रुपए दिए कि इसको रखिए। तो फिर गई, तब हमें लगा कि हाँ, तो ऐसे ही आपको भूमिका चेंज करते रहना पड़ता है, ये होता है। कभी बहुत टफ होना पड़ता है, बहुत टफ होना पड़ता है, इतना टफ होना पड़ता है कि, और एक और मेरे में खासियत है, मैं तारीफ ही कर रहा हूँ अपनी, लेकिन मतलब वो हर ह्यूमन में होती होगी कि आज अगर किसी को जेल भेजता हो, भेजना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें जेल ही जाना होता है उनको। तो जब किसी को जेल जिस दिन भेजता हूँ, उस दिन रात में नींद नहीं आती मुझे, मतलब कि ये सोच करके कि ठीक है, उसने गलत किया, किन परिस्थितियों में किया, क्यों किया, उसका क्या मेंटल लेवल है, क्या उसका साइकोलॉजिकल लेवल है, क्या डिसऑर्डर है, नहीं पता। बट इसके घर में तो आज त्राहिमाम होगा, बिल्कुल सब उदास होंगे। अगर शादीशुदा है तो उसके बच्चे, उसकी माँ, सब परेशान होंगे। तो फिर लगता है कि बेकार भेज दिया, बेकार भेज दिया। सोचता हूँ कि मैं रेजोल्यूशन लेता हूँ कि जल्दी किसी को जेल भेजूंगा, लेकिन जब लगेगा कि नहीं, एकदम इसने काम ऐसा किया है, इसको पनिश होना जरूरी है, तो फिर भेज देता हूँ। फिर वही क्रम चलता रहता है, फिर लगता है क्यों भेज दिया। अब देखता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, भेज दिया। जेल अधीक्षक चूंकि मैं ही हूँ अंदर भी, तो वहां जाके उनको थोड़ा समझा देता हूँ कि देखो अब आ गए हैं, अच्छे से रहना है, कोई कमी हो बताओ। सर मेरे पास आप पुलिस जल्दी पकड़ लाई, कपड़े नहीं थे, ठीक है हम सूचना दिलवा देते हैं, कपड़े आपको मिल जाएंगे। सर मेरा अकेला केवल छोटा बेटा है, 3 साल का, पत्नी पहले छोड़ गई थी, अब उसका कौन देखेगा, तुरंत लाइन अप करवाएंगे, क्या एड्रेस इनका करवाएंगे, वहाँ देखो जरा बच्चे क्या स्थिति है, वो करवाएंगे। कभी डीएलएस से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी होती है, उससे भी विधिक सेवा प्राधिकार अथॉरिटी उनसे, उन लोगों से मदद लेते हैं कि संभव हो तो थोड़ा जल्दी जमानत करवा दीजिए, तो वो लोग भी प्रयास करते हैं। तो इमोशनल पॉइंट दिन भर आते रहते हैं। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश है, खासकर गढ़वा के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो यूथ है हमारा जी, वही हमारा फ्यूचर इंडिया है, हमारे भविष्य का भारत वही है। तो मैं बच्चों से, खासकर जो टीनेजर्स हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि चमक दमक की बजाय आप अपने पैर मजबूत करें, और विशेषकर जो देखा देखी में कि वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मुझे ऐसा करना है, अमुक बच्चा अगर कोटा जाके पढ़ रहा है तो मुझे भी कोटा ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। और दिखावे की ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं होती है, या फला बच्चा स्मार्टफोन लेके आ रहा है, या पापा का भी चोरी से उठा लाया है आईफोन, तो मेरे घर में भी आईफोन होना चाहिए, या फला अगर ऑनलाइन गेमिंग में एक्सपर्ट है तो मुझे भी बनना चाहिए। यहीं से बर्बादी का दौर शुरू होता है, उसमें अच्छा लगता है। और जिस बच्चे ने इस सब को अवॉइड कर दिया, इस डिस्ट्रैक्शन से जो बच गया, वो आगे सफल हो जाता है। और जो उससे थोड़ा और बड़े बच्चे हैं, जो कॉलेज गोइंग हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि कभी शॉर्टकट नहीं अपनाएं, और ना ही कभी ये सोचें कि दूसरे के कंधे पर पैर रख के आगे बढ़ें, कि आप सोचें कि जो है पापा तो हमारे संपन्न हैं ही हैं, अरे मुझे रेडीमेड एम्पायर मिल जाना है, क्या दिक्कत है। सेल्फ मेड बनिए, दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। असली प्रोडक्टिविटी वही है जब आपने क्या वैल्यू एडिशन दी अपने फैमिली को और अपने करियर को, वो ज़रूरी है। और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि अभी चूँकि बहुत वैरायटी के स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध हैं, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और यूट्यूब का सहारा लेने लगते हैं पढ़ने के लिए। अब यूट्यूब बहुत अच्छा, मतलब IT का जितना आप सदुपयोग करें अच्छा है, बट ये भी तो है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। एक ही क्वेश्चन का आप अगर 10 यूट्यूब चैनल देखेंगे तो अलग अलग प्रकार का मिल जाएगा, कहीं तो 180 डिग्री मिल जाएगा, इतना अपोजिट मिल जाएगा आपको उसका व्याख्या, तो आपका कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ा जाएगा।
तो अगर आपको बड़ा करना है, कोई बड़ा प्रतियोगिता परीक्षा पास करना है, तो आपको एक आधार पुस्तक हर विषय की जरूर रखनी होगी। उस पुस्तक से ही पढ़िए, उस मतलब बेस एक क्लियर होना चाहिए। जब आपका अलग सेवरल टाइप्स ऑफ आप इंटरनेट माध्यमों से आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप खिचड़ी बन जाएंगे। अगर आपको उदाहरण के लिए अगर यूपीएससी या अन्य स्टेट सर्विसेज को देना है तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी सिलेक्टेड कुछ बुक ही पढ़िए। बहुत सारा देखा हमने कि जो टॉपर्स होते हैं वो लंबी लिस्ट गिना देते हैं कि मैंने ये पुस्तक पढ़ी, ये पढ़ी, ये पढ़ी, पता चला 50 पुस्तकें गिना दी हैं। मेरा दूसरा मानना है कि इतनी सारी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आधार पुस्तकें 1-2 ही रखिएगा सब्जेक्ट में। बहुत सारे सब्जेक्ट छोड़ भी दीजिए, आपको वहाँ विद्वता नहीं दिखानी है। आपको ये स्ट्रेटजी बनानी है कि कट ऑफ 40 नंबर अगर जा रही है तो मेरे 60 कैसे आ जाए। बिल्कुल आपको बाधा पार करना है। विद्वता करने के लिए तो आपको फिर प्रोफेसर बनना चाहिए या रिसर्च करिए, साइंटिस्ट बनिए। आपको वहाँ विद्वता नहीं करना है, बहुत सारी किताबों का भंडार नहीं लगाना है, कम किताबें रखिए, बट उन्हीं किताबों को बार बार पढ़िए। बजाय 10 किताबें लेने की, मान लीजिए आपका पॉलिटी पढ़ना है, बजाय 10 किताबें आप पॉलिटी की अलग अलग राइटर्स की लीजिए, उससे अच्छा एक किताब किसी राइटर की लीजिए, उसको 10 बार पढ़ लीजिए, तो आप बेटर कर पाएंगे। और साथ में एक हर पुस्तक के साथ एक अलग से आप नोटशीट जोड़िए, चाहे हाशिया में लिखते जाइए, कुछ आपको संबंधित चैप्टर से कुछ नया आपको हो सकता है अप्लाइड कुछ मिल जाए, उसका करंट से कुछ करेक्शन मिल जाए, तो आप वहीं लिख दीजिए कि अभी हाल में इस पर ऐसा हुआ, इस पर, तो लिखते रहेंगे तो आपका वो एक कंप्लीट हो जाएगा। या पीछे नोट्स बनाते जाइए उसमें, तो ऐसे पढ़ना चाहिए। और फिर वही कहूँगा कि शॉर्टकट में नहीं जाना है, देखा देखी भी नहीं जाना है, और ये नहीं करना है कि वो साइंस लिया तो मैं भी साइंस ही लूँगा, तो मैं तो कमज़ोर पड़ जाऊँगा, या लोग क्या कहेंगे कि अरे इंजीनियरिंग, इसका दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है और ये बीए कर रहा है, इससे कुछ मतलब नहीं है इनका। फिर इसके एक बार लाइफ सेटल आपको हो जाए, इसका कोई मतलब नहीं रहता है कि आपने क्या पीछे पढ़ के आए हैं, क्या नहीं पढ़ के आए हैं। तो जो भी पढ़ें बेहतर पढ़ें। और अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, पत्रकारिता करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसमें ओरिजिनलिटी अपनी बना के रखें, अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाएं। जो और लोग नहीं कर रहे हैं वैसा काम करें। और जितने भी लीगल तरीके हैं, आप बिजनेस भी कर रहे हैं कोई, तो आप लीगल अफेयर्स ही अपनाएं। जल्दी अमीर बनने के लिए इलीगल अफेयर्स नहीं अपनाएं। अच्छे नागरिक बने। बड़े नागरिक मतलब बड़े आदमी बनने से अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है कि आप अच्छा आदमी बने। अच्छा आदमी बनेंगे तो बड़े आदमी अपने आप बन जाएंगे। यही लगभग मेरा मानना है। बिल्कुल सर का बहुत सही और सटीक जवाब था। हम उम्मीद करती हूँ कि युवाओं को इससे कुछ जानने और सीखने का मौका मिले। सर मेरा अगला सवाल है, ये सोशल मीडिया का युग में प्रशासन को इससे सोशल मीडिया से क्या फ़ायदा है, या फिर इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, कितना उपयोगी है? देखिए, विज्ञान का वो कोई भी आउटकम हो, विज्ञान की कोई भी कृति हो, उसका नुकसान भी है और फायदा भी है। डिपेंड करता है आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। बिल्कुल। मैंने इसका बहुत उपयोग किया, भर भर के उपयोग किया। कभी मेरे पास अगर आता है मैसेज, कल क्या बता रहा हूँ मैं, एक मैसेज आया परसों कि सर अमुक प्रज्ञा केंद्र में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन रहे हैं जी। मैं उसको इग्नोर कर सकता था, उसको डांट सकता था, क्यों बोदर कर रहे हो। इमीडिएटली मैंने मैसेज किया, कहाँ का मैटर है, आपका नाम क्या है। जो गलत होगा पूरा अपना परिचय नहीं देगा, फिर उसका मनोबल और बड़ा और लंबा उसने पैराग्राफ भेजा, ऐसा 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 ऐसा। मैं 30 मिनट के अंदर वहां पहुंच गया जहां वो बन रहा था। मैंने उसको दुकान को इंट्रोगेट किया, आधा घंटा उसको सील किया, थाना और सीओ और सीएससी मैंने कल भेजा। अभी लंबी जांच चल रही है, वो सही बात निकली है। अगर ये नहीं होता, सोशल मीडिया नहीं होता, उसने मैसेंजर पे किया था। कभी आता है कि सर मेरे यहाँ इलीगल सैंड का इतना बड़ा स्टोरेज है कि इसमें 2000 ट्रैक्टर बराबर बालू पड़ी हुई है, हम की वीडियो भेजो, वीडियो भेज देगा। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं कैसे, हम क्या करते, सूचना आती है हम पहले लोकल ऑफिसर को भेजते, जाओ देखो क्या शिकायत सही है गलत है। मेरे तुरंत वो हो गया कि भेजो वीडियो भेजो, उसने भेजा। हमने कहा जियोटेक वीडियो भेजो कि फर्जी तो नहीं है, जियोटेक फोटो भेज दिया कि आज का डेट है, आज का टाइम है, आज लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, वेरीफाई हो गया, तुरंत जाकर सीज कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इवन
जितने भी मेरी रेट्स होती हैं सब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ही मुझे सूचनाएं मिलती हैं। कोई सामने कोई नहीं आना चाहता है कि कोई मान लो अगर अभी 4-5 दिन पहले पुलिस ने एक दुकान से गांजा पकड़ा था बहुत सारा, वो व्यक्ति मछुआरा था, नाम नहीं उसका लेंगे, उसने मुझे व्हाट्सएप किया कि सर ऐसा ऐसा हो रहा, हम लोग तबाह हैं, अंतों तो पकड़ा गए वो लोग। वो गरीब आदमी है, वो सामने नहीं आएगा कि पता चला यहाँ लिखित लेके आएगा, डरता है सब कोई। तो ये भी होता है कभी कोई परेशानी वाले लोग भी आ जाते हैं, कभी मैसेज आएगा कि सर देखिए यहाँ पर सड़क किनारे ये पड़ा हुआ है, या कोई ऐसे ही पोस्ट कर देता है जनरली कि देखिए एक्सीडेंट हो गया है, हम लोग देखते तुरंत वहाँ पर पहुँचा। तो हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए ये सोशल मीडिया बहुत कारगर है, फीडबैक भी मिलता है। मान लीजिए हमने अभी कुछ बूचड़ खाने ध्वस्त किए थे यहाँ पर, उस पर कठोर कार्रवाई की थी, वो लोग जेल भी जा रहे हैं। तो वो पोस्ट कुछ अखबारों ने डाली, उसमें हम देखना चाह रहे थे कि लोगों का फीडबैक क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार का लिखा। कुछ लोग लिखे कि सर बाजार समिति इसका अड्डा है, बाजार समिति से ऐसा होता है, और दूसरा लिखे, मैंने भी क्वेश्चन किया तो उन्होंने जवाब दिया। तो उससे मुझे इंटरमीडिएटरी या एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ पर बाजार समिति इसके लिए उपयोग होता है। बाजार समिति मैंने रेगुलेट करना शुरू किया। फिर लोगों का आया कि नहीं सर ये बहुत अच्छा हुआ, ये तो अन्य जिलों में भी होना चाहिए। तब मुझे लगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। तो आपका वो भी होता जाता है, एवोल्यूशन होता जाता है कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। कभी कभी किसी एक्टिविटी पर पब्लिक का बहुत ज़्यादा विरोध आ जाता है, मुझे लगता है कि शायद ये सही नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक के लिए हैं। तो पब्लिक जिसमें संतुष्ट ज़्यादा है, गलत लोग नहीं, कॉमन पीपल जिनका किसी से मतलब नहीं है, उनमें अगर अच्छा जा रहा है तो मतलब मैं सही हूँ, मेरा माना मेरा एग्जाम, मैं अपने एग्जाम में पास हूँ। तो ये बहुत फायदा सोशल मीडिया का मिलता है। वो तो पब्लिक फीडबैक के अकॉर्डिंग खुद ही पता चल जाता है, चल जाता है। बहुत लोग बोलते भी हैं कि सर आप जो दुकान सील कर गए थे वो सर खुल गई है। तो उनकी कैसे पता, वीडियो कॉल करता सर खुल गई है। तो अब मेरा सिपाही या मेरा थानेदार नहीं बताया मुझे, लेकिन कोई बता दिया तो मेरा तो उसने थानेदार का ही काम किया, तो तुरंत। तो ये सोशल मीडिया का मुझे अपने इलाके में अच्छा विधि व्यवस्था संधारण करने में मदद मिलती है। बहुत सारे लोगों के ग्रीवांस रेट, अब तो आज के ज़माने में ग्रीवांस रेड्रेसल का माध्यम बन जाता है। कोई पोस्ट करता है तुरंत टैग कर देता है, एसडीएम सर प्लीज़ देख काइंडली लुक इट, तुरंत मेरे पास नोटिफिकेशन आता है कि टैग किया, देखें लगता है मेरा सब, तुरंत मैं बोलता हूँ कि लोकेशन बताइए या फ़ोन नंबर बताइए, संबंधित को भेज देते हैं प्रचारित करने के लिए। जैसे मान लो लोगों को नहीं पता है कि हमारे पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर क्या है, कभी डाल दिया कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परेशानी में पुलिस कंट्रोल नंबर को फ़ोन करें, नंबर ये है। पता चला उस पोस्ट को 1 लाख लोगों ने देख लिया, 1 लाख में 20,000 लोग भी सेव कर लिए होंगे, तो मेरा काम हो गया ना। मुझे मेरा क्या लगा, कोई पैसा नहीं लगा, सिर्फ डाल दिया। लेकिन उस 20,000 में अगर 20 लोग भी लाभान्वित हो गए इमरजेंसी में, तो मेरा पोस्ट सार्थक हो गया। तो 20,000 में 20 तो लाभ ले ही लेंगे। बिल्कुल। तो ये सोशल मीडिया का लाभ पॉजिटिव इम्पैक्ट हाँ मिलता है। कभी अपना महिमा मंडन नहीं करते हैं, लेकिन पब्लिक का जिसमें लाभ हो वो जो और इसी प्रकार से कोर्ट मैटर्स हम कभी नहीं डालते हैं, या जो चीज़ें नहीं डालने योग्य वो नहीं डालते हैं, जिससे पब्लिक को कुछ मिल सकता है, वो हम लोग पोस्ट करना पसंद करते हैं और डालते भी हैं। और जिसमें सरकार की नीतियों की तारीफ हो रही हो, जिसमें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार हो रहा हो, और शहर में समरसता बन रही हो, शहर में एक अच्छे वाइब्स क्रिएट हो रहे हो, वैसी पोस्ट मुझे डालने में अच्छा लगता है और मैं डालता हूँ उसको। बिल्कुल सर, ये तो बहुत सराहनीय पहल है जो आई थिंक एक प्रशासनिक सेवा में इस कार्यकाल में अगर देखने को मिले तो हम पब्लिक को भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कुछ पहल अगर प्रशासन की तरफ से देखते हैं तो। सर हमारा अगला क्वेश्चन है महिलाओं से रिलेटेड, कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण को लेकर के क्या पहल की जा रही है? मतलब पहल मतलब राष्ट्रीय स्तर पर भी कह सकते हैं, मींस इन जनरल में आपसे पूछना चाह रही हूँ। देखिए नीतिगत विषयों पे तो हम लोगों को ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंटर हो, दोनों से बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बहुत स्कीम्स रेगुलर चल रही हैं हमारे राज्य में। तो आप देख रहे हो कि मैया सम्मान योजना बहुत क्रांतिकारी योजना है वो, और धरातल पे भी उतरी है, और लाखों महिलाओं का जो है एम्पावरमेंट हुआ है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि चाहे वो स्कॉलरशिप की बात हो और चाहे रियल मायने में, अभी देखिए जिला हमारे यहाँ की जिला टॉपर जो है वो लड़की ही है,
अभी परसों देख रहा था, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो बच्चियां ही टॉप कर रही हैं। लड़कियां तो इसलिए केवल गढ़वा के लिए इंडिया वाइड आपको वुमेन एम्पावरमेंट का आउटकम देखने को मिल रहा होगा। और हम लोग भी क्या करते हैं अपने लोकल लेवल पर कि अगर कहीं स्टेक होल्डर अगर वुमेन है, अगर स्टेक होल्डर बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, तो हम लोग वैसे भी प्रोएक्टिव होकर काम करते हैं, लेकिन इस ऐसे मामले में और ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर काम करते हैं कि अभी 3 दिन पहले की बात है, कोई व्यक्ति मेरे पास आया, एक साथ में बहन थी या पता नहीं भतीजी थी क्या थी उसकी, बोले सर इनका हस्बैंड जो है दूसरी शादी कर रहा है। हमने कि तो थाना में जाइए, महिला थाना जाइए। बोले सर वो नहीं सुने, वापस कर दिए। हमने ऐसा तो हमारे थाने नहीं है, वापस नहीं करते। फिर उन्होंने कहा पता नहीं क्या कारण रहा होगा। मैंने कहा मैट्रिमोनियल मुझे तो नहीं पढ़ना चक्कर में, और प्लीज़ वहीं जाइए। और जैसे वो निकले होंगे तुरंत बोला हमने आइए आइए आवेदन दीजिए। मैंने कहा जब आए हैं तो मेरे से जितना भी उनका सपोर्ट हो पाए, तुरंत उनका लेटर लिखा और तुरंत उसमें फॉरवर्ड करके एसपी सर को, अपने पुलिस उप अधीक्षक सर को लिखा कि ऐसा ऐसा है, एकदम इसमें एकदम त्वरित इंटरवेंशन की आवश्यकता है। चिट्ठी भेज दी। अगले दिन न्यूज में पढ़ते हैं कि उस पर FIR दर्ज हो गई। तो हो सकता है कि और कोई आता, हम उतनी जल्दी नहीं एसपी साहब को भेजते या एसपी साहब उतनी जल्दी संज्ञान नहीं लेते, लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो हम लोग प्रोएक्टिव काम करते हैं। और एक छोटी सी घटना बता रहे हैं हम, हमारे DDC सर एक दिन यहाँ पीपल लगा है हमारे आवास के पास, वो दिया रखने गए होंगे, शनिवार में पीपल में पूजा करते हैं वो, तो उन्हें लगा कि एक बच्ची ऐसे घूम रही है और उनको क्या मतलब था, लेकिन उन्होंने रोका कि बेटा क्यों घूम रहे हो। तो उसने कुछ अपनी समस्या बताई। तुरंत हमें सर फ़ोन किया कि संजय जी देखिए अपने हम लोग के आवास के पास एक बच्ची घूम रही है, वो कुछ ज़्यादा परेशानी में है, आप बाहर आइए ना। तो हम सर हम पूजा हम भी कर रहे हैं। बोले ठीक है हम आपके पास भेज दे रहे हैं, और महिलाएं या जो गार्ड हो आपके पास तो अंदर बुला लीजिए, तो बाहर ही आप सुन लीजिएगा। सुने, तुरंत महिला थाना को फ़ोन किया, बुलाया, उसका काम सॉल्व हुआ। तो रात में मान लो परेशान घूम रही तो उसके साथ क्या होता, या खुद ही कहीं डिमोटिवेट हो जाती है, कुछ हो जाता है कहीं, तो ऐसे मामलों में हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं, चाहे वो हमारी पुलिस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो। हम लोग न केवल एम्पावरमेंट के लिए बल्कि डे टू डे में जो महिला सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं या महिला एम्पावरमेंट से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनमें हम लोग प्रयास करते हैं कि यथासंभव बेटरनेस ला सके उनकी लाइफ में। बिल्कुल। सर अगर गढ़वा के लिए कोई योजना लागू करने का आपको मौका मिले तो आप क्या योजना को लागू करेंगे? देखिए जो हम लोग जो है योजनाएं लागू ही कर, हम लोग को चॉइस नहीं होता है। सरकार नीतियां बनाती है, स्कीम्स बनाती है, और हम लोगों को अनकंडीशनल फॉलो करना है और अनकंडीशनल को धरातल पर उतारना है। और पब्लिक की कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो पब्लिक का वास्तव में कल्याण कैसे हो ये हम लोगों पर निर्भर करता है। तो हम लोग पूरे मन से उस पर काम करते हैं। अलग से हम लोग योजनाएं जनरली नहीं बनाते हैं। कभी कभी छोटे मोटे जैसे ग्रीवांस रिड्रेसल की चीज़ें हो गई, या उसी योजनाओं को क्रियान्वित करने का एक नया इनोवेटिव पैटर्न बना लिया या इनोवेटिव आइडियाज़ ले आए, बट मूल योजनाएं वहीं से बनेंगी। वो नीति निर्धारक सरकार होती है, हम लोग सरकार के नौकर हैं, हम लोग को बस आदेश का पालन करना है, वहाँ से आके ये नीति है इसको इम्प्लीमेंट करना है तो करना है। सर इस पॉडकास्ट को अब ज़्यादा ना लंबा करते हुए एक आखिरी सवाल कह सकते हैं, गढ़वा के युवाओं के लिए या फिर देश की जनता के लिए आपका क्या खास संदेश होगा, वो हमारे वीडियो के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप उनको कोई संदेश दें जो उन तक पहुंचे, जो उनके लिए या कैरियर के रिलेटेड हो या फिर जो भी उनके मार्गदर्शन हो उचित के लिए, वो आप देखिए मैं अपने युवाओं से, अपने साथियों से, यहाँ की आम जनता से, आम नागरिकों से बस यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कोई भी काम करें, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, बट पूरी ईमानदारी से करें और उसमें ये देखें कि कहीं देश का अहित तो नहीं है। लेस मात्र भी उससे अगर एंटी नेशनल एक्टिविटी का भाव आ रहा है या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ उसमें प्रमोट हो रही हैं, उस काम को कभी नहीं करना है। देश पहले है, बाद में हम हैं। कोई भी काम करें ये सोच के करें कि मेरे इस काम से मेरे देश का क्या फ़ायदा है,
मेरा क्या कंट्रीब्यूशन मेरे इस देश के लिए हो सकता है, वैसा सब काम करें। और जो जहाँ पर है वो वहीं पर रह करके, चाहे वो मज़दूर है तो मज़दूर अपने काम को उतनी ही अच्छी निष्ठा से निभाए, उतनी निष्ठा से, चाहे वो वैज्ञानिक हो, अपना अपना काम सब लोग अच्छे से करें। तो जाहिर सी बात है कि जो नया इंडिया या नए भारत का जो परिकल्पना है या एक समृद्ध भारत की परिकल्पना है, वो एक एक व्यक्ति के सहयोग से ही संभव है। तो हम माइक्रो लेवल पे बात करें, भारत तो मान लो पूरा मैक्रो हो गया, अपने शहर को, चाहे अपने अनुमंडल को, चाहे अपने ज़िला को एक बेहतर ज़िला बनाने के लिए, एक बेहतर अनुमंडल बनाने के लिए, एक बेहतर प्रखंड बनाने के लिए, एक बेहतर शहर बनाने के लिए हर व्यक्ति का जो फंक्शनल कंट्रीब्यूशन है वो आवश्यक है। सभी लोग अपनी अपनी भूमिकाओं को पूरी निष्ठा से निभाएं और कभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या वैमनस्यता फैलाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे अशांति फैलती हो, जिससे सद्भाव प्रभावित होता हो। उससे चाहे आप को अप्रत्यक्ष कितना ही बड़ा लाभ हो, लेकिन अल्टीमेटली वो आपका लाभ नहीं है। जिससे भी समाज को नुकसान पहुंच रहा है वो अल्टीमेटली उस समाज का सबसेट आप हैं, वो आपका भी नुकसान है। तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं देखें। और अंत में यही कहूँगा कि इतना सुंदर वार्तालाप आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हुआ, बहुत अच्छा लगा। एक जो आपका स्टार्टअप है या जो आपका इनिशिएटिव है ये भी खूब आगे बढ़े और इसी प्रकार से सकारात्मकता, इसी प्रकार से पॉजिटिविटी आप फैलाते रहें। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। हमारे सभी दर्शकों को जिन्होंने इतनी देर तक सुना, उनको भी बहुत बहुत उनकी उपस्थिति को, ऑनलाइन उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से समाज के जितने भी युवा वर्ग हैं या फिर आप सभी को कुछ सीखने का मौका मिलेगा और सर ने हम सबके बीच जो अपने विचार साझा किए वो एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। धन्यवाद।